चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ व्यापम बैच। ठीक है, तो हमारे साथी पीएससी एकेडमी के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम बैच लाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी ऐसे बच्चे होंगे जो आरआई, पटवारी, ठीक है, और साथ ही साथ एडीओ की तैयारी करना चाहते होंगे, अमीन पटवारी की तैयारी करना चाहते होंगे, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते होंगे, तो ये सारे बैच हमारे साथी पीएससी एकेडमी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बार गलती से आप नहीं बन पाए एडीओ, ठीक है, तो आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पैकेज हमारे साथी पीएससी एकेडमी में अवेलेबल हैं, तो आप लोग हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने छत्तीसगढ़ी पर्व और त्यौहार के बारे में आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से पर्व होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और मैंने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, ठीक है, पूस, माघ, फागुन, ये सब लिखवाया था। ये हिंदी महीनों के नाम है, और हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदी महीनों से रिलेटेड जो त्यौहार हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको चैत्र माह में कौन कौन से त्यौहार होते हैं उसको याद रखना है। कल मैंने चैत्र माह के त्यौहारों का नाम लिखवाया था। ठीक है, रामनवमी है, चैत्र नवरात्रि है, चैत्रई पर्व है। ठीक है, तो ये सारे पर्व जो हैं वो चैत्र माह में मनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो उरांव जनजाति है, ठीक है, उरांव जनजाति है वो चैत्र माह में कौन सा पर्व मनाती है? तो उरांव जनजाति जो होती है वो चैत्र माह में सरहुल त्यौहार मनाती है। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो चैत्र के बाद आया था बैसाख। तो बैसाख माह में कौन कौन सा त्यौहार मनाया गया था? ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, अक्ति त्यौहार के बारे में भी मैंने बताया था। लेकिन अक्ति त्यौहार को आप लोग अमूस त्यौहार नहीं बोलेंगे। कल मैं गलती से बोल डाली थी अमूस त्यौहार। ठीक है, अमूस त्यौहार हरियाली त्यौहार को ही बोलते हैं, लेकिन बस्तर संभाग के लोग हरियाली त्यौहार को कौन सा त्यौहार बोलते हैं? अमूस त्यौहार बोलते हैं। कल गलती से धोखे से निकल गया था मेरे मुंह से। ठीक है, तो उसको आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। अब चलिए चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। तो आज हम लोग देखेंगे आषाढ़ यानी कि जून जुलाई माह में कौन कौन से पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। तो आषाढ़ माह में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं जी, उसके बारे में देखते हैं। तो आषाढ़ माह में रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा पर्व मनाया जाता है। तो ये जो रथ यात्रा पर्व है हमारे मैदानी क्षेत्र वाले मनाते हैं, लेकिन बस्तर संभाग वाले इस रथ यात्रा पर्व को गोचा पर्व के नाम से मनाते हैं। ठीक है, जगदलपुर क्षेत्र में रहने वाले जितने भी आदिवासी लोग होते हैं ना, तो उन लोग भी भगवान जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन उन लोग कौन सा पर्व बोलते हैं? इसे गोचा पर्व बोलते हैं। गोचा पर्व और जो 75 दिन का रथ यात्रा महोत्सव होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। फिलहाल के लिए जैसे कि रथ यात्रा का पर्व हम लोग मनाते हैं ना आषाढ़ में, तो उस समय भी वहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं, उसे इन लोग गोचा पर्व के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाए जाने वाला पर्व मैदानी क्षेत्रों में से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग क्या करते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। तो आप लोग को ऐसे नहीं बोल देना है कि आषाढ़ माह में रथ यात्रा निकालते हैं। आपको पूरा जो मंथ का नाम है और कब मना रहे हैं उसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्ल पक्ष द्वितीय है यही पूछा जाता है। तो कब मनाया जाता है रथ यात्रा का पर्व, तो आपको पूरा नाम बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलना है। ठीक है, तो रथ यात्रा का पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। ऐसे बोल बोल के आप लोग याद करेंगे तो जरूर याद होगा, और यही पूछा जाता है। रथ यात्रा में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, शुक्ल पक्ष द्वितीया, शुक्ल पक्ष तृतीया। ठीक है, हमें कंफ्यूजन इसी चीज को लेके होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि रथ यात्रा का पर्व कब मनाया जाता है। तो रथ यात्रा का पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा का पर्व जो है मनाया जाता है। उसके अलावा गोचा पर्व भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को ही मनाया जाता है, लेकिन बस्तर संभाग में रथ यात्रा को हम लोग रथ यात्रा नहीं बोल के क्या कौन सा पर्व बोलते हैं? गोचा पर्व बोलते हैं। ठीक है, चलो याद रखिएगा गोचा पर्व। और बस्तर का प्रसिद्ध पर्व है जगन्नाथ रथ यात्रा का स्थानीय रूप। अब देखो, जगदलपुर में एक जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, जगदलपुर में एक जगन्नाथ मंदिर है जिसमें उस दिन पूरा आयोजन किया जाता है ना, रथ यात्रा पर्व का आयोजन किया जाता है, और वहीं से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो गोचा पर्व है उस दिन तुपकी चलाने की रस्म होती है बस्तर में। ये तुपकी क्या होता है? ठीक है,
और यहाँ पर तुपकी चलाने की रस्म क्या होती है, एक लकड़ी का, एक बांस का बंदूक बनाया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर एक पौधा होता है, उस पौधे की फल को उसमें डाल कर बंदूक जैसे चलाने की एक रस्म होती है, ठीक है। उस दिन तुपकी चलाना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, इसलिए बस्तर के आदिवासी लोग उस दिन तुपकी को बेचते भी हैं और तुपकी चलाते भी हैं। तो कैसा दिखता है यह तुपकी, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है तुपकी भाई, है ना। इस तरह से बांस से तुपकी बनाया जाता है, जिसको बांस का बंदूक कहा गया है, और इसमें जो मलकांगनी वृक्ष का फल होता है उसे डाल के बंदूक की तरह चलाया जाता है। ये देख सकते हो, ये जो छोटा छोटा फल दिखाई दे रहा है, ये मलकांगनी लता का क्या है, फल है, और इस फल को इस तुपकी में डाला जाता है और बंदूक के जैसे चलाया जाता है। तो आपको फल को भी दिखाते हैं, ठीक है, कैसे दिखता है तुपकी का फल। ये है मलकांगनी वृक्ष का फल, ठीक है। कौन सा वृक्ष है ये, मलकांगनी वृक्ष का फल, मलकांगनी वृक्ष का फल। और इसी फल को तुपकी नामक बंदूक में डाला जाता है, तुपकी नामक बंदूक में डालकर तुपकी चलाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कौन से वृक्ष का फल है, मलकांगनी वृक्ष का फल है। आजकल इतना डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वृक्ष का फल है, तो मलकांगनी वृक्ष का फल है, ठीक है। अच्छा, ऐप में पीडीएफ, ठीक है, डलवा दिया जाएगा पीडीएफ, टेंशन मत लो, है ना, ठीक। तो याद रखिएगा चंद्रिका जी। तो मैंने यहाँ पर बोला कि गोचा पर्व छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में एक वार्षिक उत्सव है, जिसमें रथ, जुलूस और तुपकी नामक बांस की बंदूक से नकली युद्ध होता है, ठीक है। लोग एक दूसरे के ऊपर तुपकी चलाते हुए नकली युद्ध करते हैं, जिसे गोचा फल दागे जाते हैं। बस्तर दशहरा की तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक यह परंपरा 600 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। तो याद रखिएगा कि ये जो गोचा पर्व है 600 साल से भी क्या मानी जाती है, पुरानी मानी जाती है। अब ये तुपकी क्या होता है जान लो। तुपकी बांस का बंदूक होता है, ठीक है। तुपकी क्या होता है, बांस का बंदूक होता है। तुपकी को एकदम बांस से डिजाइन किया जाता है, जिसमें मलकांगनी वृक्ष के फल को उसमें डालकर गोलियां दागी जाती है। समझ में आ रही चीजें सभी बच्चों को, ठीक है। आपने देखा कि तुपकी कैसे दिखाई देता है, देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनांचल बस्तर में गोचा पर्व में तुपकी चलन की विशिष्ट परंपरा है। बस्तर गोचा पर्व के विश्व विख्यात होने में तुपकी चलन का अनूठा अपनापन भी है। तुपकी का प्रयोग बस्तर के आदिवासी अपने राजा और भगवान के प्रति आभार मानने और सलामी देने के लिए तुपकी चलाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो तुपकी है, इसको चला के यहाँ के लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि भगवान के प्रति और राजा के प्रति अपना सम्मान व आदर भाव प्रकट करने के लिए इस तुपकी को चलाते हैं, ठीक है। चंद्रिका अपलोड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो तुपकी कैसे होता है आपने देख लिया है, और इसमें कौन से वृक्ष को डालकर तुपकी चलाया जाता है इसको भी आपने देखा, जो कि एयर गन के जैसे बांस की पोली नली से बना उपकरण है, ठीक है। और इसमें गोली के तौर पर पेंग का उपयोग किया जाता है, पेंग, ठीक है। पेंग क्या होता है, ये जो गोलियां बनी हुई है ना, इसी को पेंग बोला गया है। पेंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तुपकी चलाने के लिए, और इसके पेड़ का नाम है मलकांगनी वृक्ष। नेक्स्ट, अब हो गया हमारा दो पर्व को देखा हमने, आषाढ़ माह के दो पर्वों को देखा। एक है हमने देखा रथ यात्रा, ठीक है, और रथ यात्रा का दूसरा रूप हमने देखा गोचा पर्व। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा पर्व जी, रथ यात्रा, है ना। अब रथ यात्रा के बाद हम लोग देखेंगे बीज बोहनी पर्व, ठीक है। तो बीज बोहनी पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। बीज बोहनी पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपको याद रखना है बीज बोहनी का पर्व कोरवा जनजाति मनाती है। जब कोरवा जनजाति कृषि कार्य आरंभ करती है, ठीक है, अपनी खेतों की पहली जुताई करती है और बीज बोने की रस्म करती है, तो उस दौरान कोरवा जनजाति, ठीक है,
क्या मनाती है? बीज बोनी पर्व मनाती है। सिंपल सी बात है, जब कोरवा जनजाति पहली बार कृषि कार्य करना स्टार्ट करेगी, पहली बार अपनी फसलों को लगाएगी या बीज बोना स्टार्ट करेगी, तो उस दौरान कोरवा जनजाति के द्वारा आषाढ़ माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बीज बोनी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखते हुए जाना है क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें हैं। ओके, चलो उसके बाद सावन माह में देखेंगे। अब हमारा अगला माह आ गया। हमने आषाढ़ माह के त्योहारों के बारे में देखा, लेकिन अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगले महीने में। तो आप लोगों को मंथ के नाम पर त्योहारों का नाम याद रखना है कि चैत्र माह में हमने कौन कौन से त्योहारों को पढ़ा है। तो आप लोग नोट्स भी बनाएंगे चंद्रिका जी। तो सबसे पहले आपको कैसे नोट्स बनाना है? मंथ के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है कि चैत्र माह में हमने कौन से त्यौहार को देखा, बैसाख माह में हमने कौन से त्यौहार को देखा, ठीक है, आषाढ़ माह में हमने कौन से त्यौहार को देखा। तो आप लोगों को कैसे नोट्स बनाना है? मंथ के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो सावन माह में, ठीक है, जुलाई अगस्त के महीने में हम कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? सावन माह में यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में हम कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ठीक है, तो हरेली अमावस्या यानी कि सावन अमावस्या में हम लोग मनाते हैं हरेली त्यौहार। इसी को हम लोग भूत भूतैया त्यौहार या टोन्हा टोन्ही त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। अमावस्या मतलब भूतों का दिन, इस टाइप से आप थोड़ा सा याद करके रखेंगे। हरेली अमावस्या, ठीक है, यानी कि सावन अमावस्या को हम लोग मनाते हैं हरेली त्यौहार। तो सावन में आप लोगों को 1 2 3 4 त्योहारों का नाम याद रखना है। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को हम मनाते हैं नाग पंचमी। उसके बाद तीसरा याद करेंगे, सावन शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक मनाते हैं हम कजरी त्यौहार। उसके बाद चौथा देखेंगे, सावन पूर्णिमा को हम मनाते हैं रक्षाबंधन। सावन पूर्णिमा को हम मनाते हैं रक्षाबंधन। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। सावन अमावस्या को हम मनाते हैं हरेली पूजा। सावन अमावस्या को हम कौन सी पूजा मनाते हैं? हरेली पूजा। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाते हैं हम नाग पंचमी। सावन शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक हम मनाते हैं कजरी त्यौहार, और पूर्णिमा को मनाते हैं हम लोग क्या? रक्षाबंधन। ठीक है, तो आप लोगों को सावन महीने में कम से कम 4 त्योहारों का नाम याद रखना है। अब इन 4 त्योहारों को हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है हरेली त्यौहार। तो छत्तीसगढ़ अंचल में वर्ष का प्रथम त्यौहार माना जाता है हरेली त्यौहार को, और ये किसानों का प्रमुख लोक पर्व है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि हरेली त्यौहार श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि खेतों में चारों तरफ फसलें जो हैं वो लहलहाने लगती है, चारों तरफ हमें हरे ही हरे दिखाई देते हैं, और किसान जो हैं खेत में बीज बोकर, ठीक है, अपने औजारों को, हल वगैरह है, ठीक है, जितने भी ऐसे औजार हैं जिसका उपयोग हम लोग कृषि कार्य में करते हैं, तो कृषि उपकरण सामग्रियों को धोते हैं और बाकायदा अपने घर के आंगन में सजाते हैं। ठीक है, रेत के ऊपर थोड़ा सा उसे सजा देते हैं, उसके बाद उसका पूजा पाठ करते हैं। इस दिन हरेली त्यौहार के दिन गुड़ चीला, ठीक है, जिसमें आटे में गुड़ मिलाकर रोटियां भी बनाई जाती है। ठीक, और उस दिन बच्चे जो होते हैं वो गेड़ियां चढ़ते हैं। तो कैसे, इस प्रकार की गेड़ी की तस्वीर कैसी होती है उसको हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। और इसका जो उपनाम होता है, हरेली त्यौहार का उपनाम गेड़ी पर्व भी होता है। ठीक है, हरेली त्यौहार को आप गेड़ी पर्व भी बोल सकते हो, और इसके आयोजनकर्ता प्रमुख रूप से किसानों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो गेड़ी त्यौहार या हरेली त्यौहार को कौन मनाते हैं? किसान मनाते हैं जी, क्योंकि ये किसानों का ही पर्व है। उसके अलावा आप गांव-गांव में देखेंगे तो हरेली पर्व के दौरान कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी होती है हमारे गांव में। ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें विलुप्त होते जा रही है। तो जब हरेली महोत्सव का आयोजन गांव-गांव में किया जाता है तो उस दौरान आपने देखा होगा कि नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है गाँव में, कबड्डी होता है, गेड़ी दौड़ होता है, रस्सा कस्सी और फुगड़ी खेल का आयोजन किया जाता है। आजकल ये सारे खेल जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बीच बीच में जो खेल होता है, ठीक है, आपने सुना होगा पिछले साल ही बस्तर ओलंपिक करवाया गया था। तो बस्तर ओलंपिक इसलिए लाया जा रहा है ताकि हमारे जो प्राचीन खेल हैं वो उसको हम लोग फिर से क्या कर सकें, खेल सकें, है ना। हमारी प्राचीन खेल को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने अभी क्या लेकर आया है जी? बस्तर ओलंपिक लेकर आया है। ठीक है, तो ये सारे नृत्य होता है जब कौन सा त्यौहार मनाते हैं हम लोग? हरेली का त्यौहार मनाते हैं। चलिए, आप इस प्रकार से देख सकते हो गेंडी नृत्य। ठीक है, गेड़ी नृत्य, गेंडी नहीं होगा जी, गेड़ी होगा, गेड़ी नृत्य। ठीक है,
और गेड़ी नृत्य अधिकतर गौड़ जनजाति के युवक युवतियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गेड़ी नृत्य अधिकतर आप देखेंगे तो गौड़ जनजातियों के द्वारा किया जाता है और इस तरह से जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, गेड़ी में चढ़कर गेड़ी नृत्य का करतब दिखाते हैं। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो बस्तर संभाग के लोग कुटकी देव की पूजा करते हैं, गोरैया देव यानी पशु रक्षक देवता की पूजा करते हैं और साथ ही साथ किसान जो होते हैं अपनी कृषि औजार और लौह उपकरण की पूजा करते हैं। तो हरेली त्यौहार में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है इसका आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मान्यताएं देखेंगे। हरेली त्यौहार की क्या क्या मान्यताएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। हरेली त्यौहार की क्या क्या मान्यताएं हैं इसके ऊपर बात करते हैं। इस दिन बुरी शक्तियां अधिक सक्रिय मानी जाती है, इसलिए सवनाही महिलाएं घर की मुख्य दीवार पर गोबर से आकृतियां या चित्र बनाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हरेली त्यौहार के दिन लोग मानते हैं कि इस दिन बुरी शक्ति काफ़ी हावी होती है, इसलिए गौड़ जनजाति की महिलाएं घर पर, ठीक है, सवनाही अंकन करती है। ठीक है, तो गोबर से चित्र बनाया जाता है ताकि घर जो है पवित्र हो सके और भूत प्रेत का आगमन ना हो सके। इसके लिए घर के बाहर नीम की पत्ती भी लगाई जाती है। ठीक है, राउत घर के दरवाजे में नीम की पत्ती लगाते हैं। लोहार अपने जजमान के द्वार में कील ठोकते हैं। तो लोहार जनजाति जो होते हैं वो लोग कील ठोकते हैं ताकि भूत प्रेत का आगमन ना हो सके घर के अंदर। राउत घर घर जाके नीम की पत्तियां लगाते हैं और आदिवासी दीवार पर अमूस खूटा, तेंदू या सदावरी की डाली लगाते हैं। अमूस खूटा आदिवासी तेंदू या सदावरी की डाली लगाते हैं अपने घर के दीवारों पर। ठीक है, तो इस तरह से लोग हरेली त्यौहार में क्या करते हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आप देख सकते हैं इस तरह से पूजा पाठ होता है। घर के आंगन में कृषि उपकरणों को रखा जाता है और यहाँ पे नारियल गुड़ का चीला चढ़ाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि गुड़ का चीला बनता है हरेली त्यौहार के दिन, है ना। बस्तर क्षेत्र में इसे अमूस त्यौहार कहा जाता है। कई बार से क्वेश्चन पूछा गया है कि हरेली त्यौहार को बस्तर संभाग में किसके नाम से जाना जाता है, तो हरेली त्यौहार को बस्तर संभाग में अमूस तिहार के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो ऊपर लिखेंगे हरेली त्यौहार से संबंधित कथन दिया गया है। हरेली त्यौहार से संबंधित कथन दिया गया है। ठीक है, हरेली त्यौहार से संबंधित मैंने कथन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है। हरेली पर्व सावन अमावस्या को मनाया जाता है। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। हरेली त्यौहार सावन अमावस्या को मनाया जाता है। अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, हरेली को गेड़ी पर्व भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। हरेली पर्व को छत्तीसगढ़ का अंतिम पर्व माना जाता है, नहीं, ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हरेली त्यौहार को छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व माना जाता है। हरेली त्यौहार को छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व माना जाता है। आपके लिए बेनिफिट ये है कि इसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट जो है इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 3-4 तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कूट को 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है या सभी सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। यहाँ पर आपने देखा हरेली पर्व सावन अमावस्या को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। हरेली पर्व को गेड़ी पर्व कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, केवल 1 और 2 सही है। उसके बाद हम लोग हरेली त्यौहार से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरेली में कुटकी देवी की पूजा की जाती है क्या? बिल्कुल सत्य है। इस दिन कृषि औजारों की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। हरेली में केवल महिलाएं पूजा करती है, पुरुष भाग नहीं लेते, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरेली में महिलाएं सवनाही के रूप में घर की दीवार पर गोबर से आकृतियां बनाती है ताकि भूत प्रेत का खतरा टल सके, तो ये भी हमारा सही है स्टेटमेंट। राउत इस दिन नीम की पत्ती घर के दरवाजे में लगाते हैं, बिल्कुल सही है। लोहार हरेली के दिन जजमान के द्वार में कील ठोकते हैं, ये भी सही है। तो भूत प्रेत से बचने के लिए ये सारे इंतजाम गांव के लोग किया करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, जैसे कि आपने थ्योरी पढ़ा तो आप आराम से इसको बना लेंगे। ठीक है चंद्रिका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, बस्तर क्षेत्र में हरेली को अमूस तिहार कहा जाता है।
कल के क्लास में मैंने गलती से बोल डाला था, ठीक है। अक्ति त्योहार को अमूस त्योहार नहीं कहा जाता, हरेली त्योहार को अमूस त्योहार कहा जाता है। बस्तर के आदिवासी घर की दीवारों पर अमूस खूंटा, तेंदू और सदावरी की डाली लगाते हैं, बिल्कुल सत्य है। बस्तर में हरेली पर्व का आयोजन नहीं किया जाता, ये गलत है। बस्तर में हरेली पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे हम लोग अमूस त्योहार के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5, हरेली में गेड़ी नृत्य का आयोजन होता है, सत्य है। हरेली में नारियल फेंक, गेड़ी दौड़ जैसे खेल भी होते हैं, बिल्कुल सही है। हरेली में कोई भी खेल का आयोजन नहीं होता है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नाग पंचमी का त्यौहार। तो नाग पंचमी का त्यौहार भी सावन माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सावन माह में मनाया जाता है भाई, ठीक है। और अवसर सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या मनाया जाता है? नाग पंचमी मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नाग पंचमी पर कहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। जब नाग पंचमी मनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी के अवसर पर ऐसा कौन कौन सा स्थान है जहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा है, यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर नगमत गीत गाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार से पूछा जा सकता है कि नाग पंचमी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है। तो नाग पंचमी के अवसर पर नगमत गीत गाया जाता है, ठीक है। इस दौरान कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। बच्चों एवं युवाओं द्वारा बिरौछा खेल खेला जाता है। ये बिरौछा खेल क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे, मेरे को तो नहीं पता, ठीक है। आप लोग जरूर बता देंगे कि ये जो बिरौछा खेल है वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाग पंचमी के दौरान ये जो दल्हा पहाड़ है जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है दल्हा पहाड़, यहाँ पर नाग पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये जो दल्हा पहाड़ है अकलतरा नामक स्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अकलतरा नामक स्थान में स्थित है। और इसका नाम सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी है, ठीक है, सिंघुलगिरी। दल्हा पहाड़ को हम सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी के नाम से जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि माता सती का सिंदूर गिरा हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि दल्हा पहाड़ को हम लोग सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर माता सती का सिंदूर गिरा हुआ था, ठीक है। और इसे दलदली या दल्हा पहाड़ या दलदला भी कहा जाता है। और आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर माता भगवती विश्वेश्वरी देवी का सिर विहीन प्रतिमा स्थित है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसी प्रतिमा विराजमान है भगवती विश्वेश्वरी देवी का जिनकी प्रतिमा क्या है? सिर विहीन है। प्रतिमा तो है लेकिन उनका सिर नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि सिद्ध बाबा आश्रम भी स्थित है दल्हा पहाड़ में। और भगवती माता विश्वेश्वरी देवी का नाम आप लोग को याद रखना है। और दल्हा पहाड़ की हाइट याद रखना है, दल्हा पहाड़ की हाइट 760 मीटर है। और यहीं पर नागेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो भगवती विश्वेश्वरी देवी का नाम आप लोग को याद रखना है। दल्हा पहाड़ की ऊंचाई 760 मीटर याद रखना है। प्लस यहाँ पर नागेश्वर शिव मंदिर का नाम आप लोग को याद रखना है। कैसे दिखता है दल्हा पहाड़? तो इस टाइप से दिखता है। और यहाँ पर नाग पंचमी के दिन सभी लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं, इस पहाड़ में चढ़ते हैं भाई। 760 मीटर है। और जब आप लोग कोरबा जाएंगे या बिलासपुर से जांजगीर चांपा जाएंगे तो आपको दिखता है, जब आप लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो दल्हा पहाड़ बहुत बड़ा और भव्य है। आप लोग कभी जाएंगे तो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कजरी त्योहार क्या होता है। ये हमारे सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, कजरी त्योहार, ठीक है। कजरी त्योहार तिथि सावन शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। तो सावन शुक्ल पक्ष के नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है कजरी त्योहार। और आप लोगों को इसी को याद रखना है, मेन हमको यही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हमसे यही नहीं बनता है। तो सावन शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक मनाते हैं हम कजरी त्योहार। और इस अवधि में देवी भगवती की पूजा की जाती है। यह व्रत केवल संतानवती माताएं रखती है, ठीक है। और कामना क्या होती है? अच्छी फसल और उपज की कामना से यह व्रत किया जाता है। और इस पर्व से गेहूं व जौ की बुआई की शुरुआत मानी जाती है। बोला जाता है कि जब कजरी त्योहार या कजरी व्रत करती हैं महिलाएं, ठीक है, जिसमें फसल की कामना के लिए व्रत किया जाता है, इसमें संतानवती महिलाएं ही इस व्रत को किया करती हैं। और उसके बाद गेहूं और जौ
की बुआई का शुभारंभ माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कजरी त्यौहार सावन शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका कब से लेके कब तक मनाते हैं वो बातें आप लोग को पता होना चाहिए। सावन शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कजरी त्यौहार से संबंधित प्रश्न। जैसे कि थ्योरी में लाती हूँ उसके बाद तुरंत आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करवा दे रही हूँ, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। कजरी त्यौहार से संबंधित कथन दिए गए हैं। अब आप लोगों को कथनों को पढ़ना है और सही आंसर बताना है। कजरी पर्व सावन शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कजरी पर्व में देवी भगवती की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। कजरी व्रत केवल संतानवती माताएं रखती, बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 2, 3 सभी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी को पढ़ना है, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें जरूर याद हो जाएगी। सरल सी सरल चीज़ें हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं हो। आप कभी ना कभी छत्तीसगढ़ में ऐसे त्योहारों का नाम सुनते हो, आप ऐसे त्योहारों को सेलिब्रेट भी करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कजरी त्योहार से संबंधित कथन दिया गया है। कजरी पर्व का उद्देश्य अच्छी उपज की कामना करना होता है क्या? हाँ, सत्य है। कजरी पर्व से जौ और गेहूं की बुवाई की शुरुआत मानी जाती है, ये भी सत्य है। तो हमारा दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे सावन माह में मनाया जाने वाला त्योहार राखी या रक्षाबंधन। सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, मैंने मंथ के वाइज आप लोगों को त्योहार का नाम लिखवाया, जैसे कि सावन माह में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अभी मैं बता चुकी हूँ, हरेली त्योहार बताई, नाग पंचमी बताई, ठीक है, उसी प्रकार रक्षाबंधन बताई, कजरी त्योहार बताई। तो मंथ के अकॉर्डिंग आपको त्योहारों के नामों को याद रखना है। ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग आप त्योहारों का नाम याद नहीं रखोगे तो दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अलग अलग याद रखोगे ना तो आपको याद नहीं होगी। ठीक है, हमें सरल जरूर लगता है लेकिन एग्जाम में आता है तो ऐसे प्रश्न हमसे बनते नहीं हैं। ठीक है जी, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं ये। अब हम लोग चलेंगे भादों में। भादों माह में, भादो माह किसको बोलते हैं, अगस्त सितंबर के बीच का जो टाइम होता है उसे हम लोग बोलते हैं भादो या भाद्र पक्ष। तिथि देखते हैं, भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा। ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अब ध्यान देना है कौन सा त्योहार हम मनाएंगे। भादो कृष्ण पक्ष भादो कृष्ण पक्ष की प्रथम दिवस को, तो श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी को 5 बीज बोए जाते हैं, धान, गेहूं, मक्का, उड़द, कोदो। और भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को सरोना या उजेना। ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को सरोना या उजेना। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। प्रकृति पूजा और भूमि में नमी की कामना और मित्रता मितान परंपरा। तो मैंने यहाँ पे तिथि तो लिख दिया है लेकिन मैंने बताया नहीं था मैं कौन से त्योहार के बारे में बता रही हूँ। तो मैं भोजली त्योहार के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कौन से त्योहार के बारे में बता रही हूँ, भोजली त्योहार। तो भादो कृष्ण पक्ष की प्रथम दिवस पर, ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष की प्रथम दिवस पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, भोजली त्योहार मनाया जाता है। और यह जो भोजली त्योहार होता है मित्रता का प्रतीक होता है। ठीक है, मित्रता का प्रतीक होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गंगा माता की आराधना किया जाता है इस भोजली के त्योहार में। और इस भोजली में धान, गेहूं, मक्का और उड़द और कोदो के बीज डाले जाते हैं। धान, गेहूं, मक्का, उड़द और कोदो के बीज जो है वो डाले जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पे भोजली त्योहार में गीत गाया जाता है, आहो देवी गंगा। ठीक है, आहो देवी गंगा लहर तुरंगा। इसका उपयोग जो है वो बार बार बोला जाता है, मतलब गंगा माता का नाम जो है वो बार बार आता है। और इससे पहले भी मैंने भोजली गीत में आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, चंद्रिका। तो भोजली गीत में भी जाके आप लोग को देख लेना है कि मैंने इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया हुआ है। तो जल से संबंधित ये त्यौहार है। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक एकता को प्रदर्शित करता है यह पर्व। और गांव में मित्रता का भी प्रतीक होता है ये भोजली का त्यौहार, जिसमें लोग जाते हैं भोजली का विसर्जन करने। उसमें गंगा माता का स्पेशली आराधना किया जाता है। उसके बाद तालाब में जाने के बाद लोग एक दूसरे को भोजली लगाकर,
ठीक है, अपनी मित्रता को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक एकता और मित्रता का प्रतीक होता है हमारा भोजली का त्योहार, ठीक है, जिसमें महिलाएं भोजली गीत गाती हैं। अब यहाँ पर भोजली पर्व से संबंधित कथन दिए गए हैं। भोजली पर्व प्रकृति पूजा और मितान परंपरा का प्रतीक है क्या? बिल्कुल है। भोजली को महाप्रसाद, गंगा जल और गुइया नामों से भी हम जानते हैं। बिल्कुल सही है। भोजली लगाकर लोग महाप्रसाद, गंगा जल और गुइया नाम से एक दूसरे के नामों को नहीं लेते, बस गांव वाले लोग यही नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं भाई, ये भी हमारा सही है। भोजली विसर्जन भादो शुक्ल पंचमी के दिन किया जाता है क्या? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चंद्रिका, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं अभी आपने थ्योरी पढ़ा है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलो, भोजली बोआई श्रावण शुक्ल नवमी को की जाती है। भोजली विसर्जन को छत्तीसगढ़ में सरोना या उजेना कहते हैं। भोजली पर्व में 5 बीज बोए जाते हैं। भोजली गीत में देवी सरस्वती का बार बार उल्लेख किया गया है क्या? तो हमारा ये कथन 4 गलत हो जाएगा, हमारा 1, 2, 3 आंसर सही हो जाएगा। देखो भाई, भोजली गीत में देवी गंगा का नाम बार बार आया है, देवी सरस्वती का नाम नहीं आया है। चलो, अब हम लोग देखेंगे बहुरा चौथ। भादो माह में एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बहुरा चौथ। तो मैं आप लोग को बता दूं, अभी हाल ही में, ठीक है, कजरी त्योहार से संबंधित व्यापम क्वेश्चन पूछा है और बहुरा चौथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये ऐसे पर्व हैं जिसको हम लोग अच्छे से नहीं जान पाते। कजरी त्योहार के बारे में नहीं जानते हैं, बहुरा चौथ के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को इसका आयोजन डेट है वो याद रखना है। बहुरा चौथ का आयोजन भादो कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। बहुरा चौथ का आयोजन भादो कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। माता अपने संतान की हित की कामना के लिए व्रत रखती है। माता अपने संतान की सुरक्षा के लिए बहुरा चौथ में क्या करती है, व्रत रखती है। और सिंह एवं गाय की बछड़े की पूजा किया जाता है। इस दिन सिंह एवं गाय के बछड़े की पूजा किया जाता है। मेरे आप लोग को याद रखना है कि बहुरा चौथ पर्व का आयोजन कब किया जाता है, तो बहुरा चौथ पर्व का आयोजन भादो कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। तो बहुरा चौथ पर्व का आयोजन कब किया जाता है, भादो कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। ठीक है, कमर छठ, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खमर छठ, कमर छठ और हल छठ बोलते हैं। तो भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी को, यहाँ आता है भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष षष्ठी को, भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष षष्ठी को कमर छठ का त्योहार मनाया जाता है। तो भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष षष्ठी को कमर छठ का त्योहार मनाया जाता है। केवल संतानवती माताएं ही इस व्रत को रखती है। कुंवारी कन्याएं, ठीक है, और ऐसी स्त्रियां जिनकी संतान नहीं है, उन लोग इस व्रत को नहीं रख सकते। केवल संतानवती माताएं ही कमर छठ या हल षष्ठ का व्रत को रखती हैं। ठीक है, इस दिन पचहर चावल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, पचहर चावल ऐसा चावल होता है जिसे हम लोग हल चलाकर इसकी बुआई नहीं करते। एक जंगली चावल होता है जो कि खरपतवार जैसे उगाता है कहीं पर भी। ठीक है, तो जंगली आदिवासी क्या करते हैं, इसको लाते हैं चावल को और मार्केट में बेचते हैं भाई। ये काफ़ी पौष्टिक गुणों से युक्त होता है। ये रेड कलर का होता है, ये चावल रेड नहीं हल्का ब्राउन होता है, जिसका यूज़ हम लोग, हमारी जो महिलाएं होती है छत्तीसगढ़ की, उन लोग इसका यूज़ करते हैं कमर छठ के पर्व में। और 6 प्रकार के दोनों ही में सजाकर भगवान जी में चढ़ाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक व्रत पर्व है जिसमें माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। ठीक है, तो पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए संतानवती महिलाएं जो होती है वो कमर छठ का व्रत रखती है। और इसका उल्लेख महाभारत परंपराओं से भी जुड़ा माना जाता है। इस दिन उपयोग होने वाला पसहर चावल वह अनाज है जो बिना हल जोती हुई भूमि से स्वाभाविक रूप में उगता है। मतलब पसहर चावल ऐसा चावल होता है जिसमें बिना जोते हुए भूमि से हमें ये प्राप्त होता है भाई। ये भी छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं बलराम जी की पूजा संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इसमें स्पेशली हम बलराम जी का भी पूजा करते हैं। ठीक है,
संतान की लंबी आयु की कामना करने के लिए, संतान के सुख और समृद्धि के लिए जो माताएं होती है वो बलराम जी की पूजा करती है। बलराम जी बल, धैर्य और कृषि के देवता माने जाते हैं। ठीक है, बलराम जी बल, धैर्य और कृषि के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा से शारीरिक मानसिक शक्ति और परिवार की समृद्धि और अच्छी फसल का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यताएं हैं। इसलिए किसकी पूजा की जाती है कमर छठ के दिन? बलराम जी की भी पूजा की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, हमने कमर छठ तो देखा और ये भी पूछा गया है एक बार व्यापम के एग्जाम में, ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, या ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें महिलाएं पसहर चावल खाती हैं या पसहर चावल चढ़ाती हैं? तो कौन सा पर्व है? कमर छठ या हल षष्ठी का पर्व। उसके बाद आप लोग देखेंगे जन्माष्टमी पर्व। तो जन्माष्टमी पर्व भी भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, तो भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कदम या किसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ किया जाता है गांव-गांव में। रसोई घर की दीवारों पर आठे कन्हैया का चित्र बनाकर भी पूजा किया जाता है और छत्तीसगढ़ के लोग जन्माष्टमी को आठे करके पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? आठे कहकर पुकारते हैं। और इस दिन क्या होता है? दही हंडी का प्रतियोगिता होता है। गांव-गांव में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे भाद्रपद अमावस्या को, जैसे कि हमने हरेली अमावस्या पढ़ा, सावन अमावस्या को क्या मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। उसी प्रकार आप देखेंगे पोला का त्यौहार भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। भाद्रपद अमावस्या को पोला का त्यौहार मनाया जाता है। किसान बैलों को सजाकर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पोला त्यौहार में कौन सा व्यंजन बनता है? ये पूछा गया है। पोला त्यौहार में ठेठरी खुरमी नामक व्यंजन महिलाएं बनाती है और धान में गभोट गर्भधारण करने की मान्यता है। और बोला जाता है कि जब पोला त्यौहार का आयोजन होता है तो धान क्या करती है? गर्भ धारण करती है, मतलब धान निकलने लगती है उसमें। जैसे कि आम की फसल निकलती है उसी तरह धान में भी क्या निकलने लगती है? गर्भ धारण करने लगती है। मिट्टी के बैलों को पोरा जाता, मिट्टी के बैल आप देख सकते हैं और पोरा जाता, इस प्रकार के खिलौने आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चों के लिए खरीदा जाता है और इस मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है। साथ ही साथ जो हमारे घर में होते हैं बैल, उनकी भी पूजा की जाती है पोला त्यौहार में। मेन आप लोगों को डेट याद रखना है। भाद्रपद अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाद्रपद अमावस्या को पोला त्यौहार मनाया जाता है और साथ ही साथ बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, पोला त्यौहार के दिन ही बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है और साथ ही साथ गेड़ी का विसर्जन भी किया जाता है। जो गेड़ी हम लोग हरेली त्यौहार में बनाए रहते हैं उसका विसर्जन कब किया जाता है? तो उसका विसर्जन पोला त्यौहार के समय किया जाता है। तो मिट्टी के बैलों की पूजा पाठ की जाती है, बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और जो गेड़ी हम हरेली त्यौहार के समय में बनाते हैं उसका विसर्जन भी इस दौरान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे तीजा या हरितालिका। तो तीजा पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा या हरितालिका मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुलेरा सजाया गया है शिव जी के ऊपर। ठीक है, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा पर्व मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि सभी, इसमें मेंस में पूछा जा सकता है ना कि तीजा पर्व को 60 शब्द में समझाइए, तो कैसे लिखेंगे इसे आप? ठीक है, तो तीजा पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? पिता या भाई के द्वारा बेटी को लिवाकर लाया जाता है मायके, और मायके में आती हैं वो अपनी पड़ोसी से मिलती हैं, अपने बचपन की सखियों से मिलती है। उनके खुशियों का ठिकाना नहीं होता। ठीक है, वो घाट में जाएंगी, खेत खलिहान में जाती हैं और अपनी खुशियों को व्यक्त करती हैं, अपनी सुख दुख को बांटती हैं। बहुत दिनों बाद मिले रहते हैं, फ्रेंड सर्कल तो ऐसा होता है। इसको आप लोग को लिखना है इस तरह से मेंस में सजा के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो व्रत रखती हैं। ठीक है, ठेठरी खुरमी नामक व्यंजन भी बनाती हैं और निर्जला व्रत रखा जाता है तीज के पर्व में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब सुबह शाम हो जाता है तो वो फुलेरा सजाती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं। फिर गांव की महिलाएं नदी जाती हैं, नदी में भी वो शिव पार्वती की पूजा करके क्या करती हैं?
विसर्जन करती हैं, उसके बाद वो आके अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो ये होता है तीजा का पर्व, जिसको मायके में ही किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि तीजा का व्रत महिलाएं अपने मायके में रहती हैं कि ससुराल में रहती हैं, ठीक है। और ये जो CGPSC मेंस है उसमें आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में ये भी पूछा गया है कि तीजा व्रत को समझाइए। तो आपको इस तरह से समझाना है। और इसका आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को किसका आयोजन किया जाता है? तीजा पर्व का आयोजन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से आपने आज के पर्वों को देखा, ठीक। थोड़े बहुत और पर्व रह गए हैं आषाढ़ माह के बाद, उसको मैं कल की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। मुझे ऐसे लगा था कि आज बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैंने आज आप लोगों को काफ़ी जल्दी करवा दिया है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी इन चीज़ों को। और जितना भी हमारा त्यौहार बच गया है उसको हम लोग कल से फिर देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिविज़न करवा देती हूँ जी, ठीक। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, उसको आप लोग जरूर करके आएंगे, ठीक है। चलो, हरेली को ही फिर से रिवाइज करवाती हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। अब हरेली के बारे में मैंने बोला, हरेली त्यौहार हम कब मनाते हैं, इस तरह से आप लोगों को नोट्स बनाना है ना। मैं एक ठो बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। हरेली त्यौहार मनाया जाता है श्रावण अमावस्या में। चंद्रिका, ध्यान देंगे, इस तरह से नोट्स आपको क्रिएट करना है अपने कॉपी में। हरेली त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या को, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो कि ये वर्ष का प्रथम त्यौहार है और सावन अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाया जाता है। हरेली त्यौहार को छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार कहा जाता है, ठीक है ना। और हरेली त्यौहार का उपनाम होता है गेड़ी त्यौहार, गेड़ी त्यौहार। उसके अलावा हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखोगे हरेली त्यौहार के बारे में? ठीक, हरेली त्यौहार में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। कुटकी देवी की पूजा की जाती है, कुटकी देवी की पूजा, ठीक है। औजारों की पूजा भूत प्रेत से बचने के लिए गौड़ जाति की महिलाएं सवनाही अंकन करती है, ठीक है। सवनाही अंकन मतलब गोबर से चित्रकारी बनाती है, इतना याद रखिएगा। सवनाही अंकन मतलब क्या होता है? गोबर से डेंटिंग पेंटिंग चित्रकारियां बनाती है। राउत जो होता है, राउत जाति जी, इन लोग जनजाति नहीं होते, राउत जाति होते हैं, ठीक है। राउत जाति घर घर जाकर नीम की पत्ती लगाते हैं, नीम की पत्ती लगाते हैं, ठीक है। और जो लोहार होते हैं, लोहार घरों के दरवाजे में कील ठोकते हैं, ठीक है। लोहार जो होते हैं घरों के दरवाजे में क्या करते हैं? कील ठोकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है। इस दिन गुड़ का चीला बनाया जाता है, गुड़ का चीला बनाया जाता है। कृषि उपकरणों की
पूजा की जाती है और इस दिन विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे फुगड़ी खेल का आयोजन किया जाता है, नारियल फेंक का आयोजन किया जाता है, रस्साकसी खेल का आयोजन किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन भी हरेली त्यौहार के दिन किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा सावन अमावस्या है उसमें हरेली त्यौहार मनाया जाता है और उस दिन क्या क्या चीज़ों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसको भूत भूतिया त्यौहार भी कई लोग ऐसा बोलते हैं। गांव के लोग थोड़ा सा डरते रहते हैं हरेली त्यौहार के दिन, ठीक है। उसके अलावा लोग क्या करते हैं, गेड़ी नृत्य भी करते हैं हरेली त्यौहार में, ठीक है। और याद रखिएगा कुटकी देव की पूजा की जाती है, गोरैया देव की पूजा की जाती है। और ये जो गोरैया देव होते हैं वो पशु रक्षक देवता माने जाते हैं। गोरैया देव जो होते हैं वो क्या माने जाते हैं, पशु रक्षक देवता माने जाते हैं जी, ठीक है। अब ये देख सकते हो इस तरह से औजारों की पूजा की जाती है और बस्तर क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं, अमूस त्यौहार बोलते हैं। चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को दलहा पहाड़ के बारे में रिवीजन करवा देती हूँ। नाग पंचमी, तो नाग पंचमी को हमने देखा सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन क्या मनाया जाता है, नाग पंचमी मनाया जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन क्या मनाया जाता है, नाग पंचमी मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। तो दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में भव्य मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है, ठीक है। इस अवसर पर नगमत गीत गाए जाते हैं। तो नाग पंचमी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, आपसे अगर पूछा जाए तो नाग पंचमी के अवसर पर नगमत गीत गाया जाता है, ठीक है। नाग पंचमी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, नगमत गीत गाया जाता है। और इस दिन कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। नाग पंचमी के दिन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, तो नाग पंचमी के दिन कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। बच्चों एवं युवाओं द्वारा बिरोछा खेल जो है वो खेला जाता है। मेन आप लोगों को ये याद रखना है दलहा पहाड़ अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। और भी त्यौहार बच गए हैं, है ना, उसको मैं कल करवाऊंगी, टेंशन मत लो। मैं सारे त्योहारों का नाम आप लोग को याद करवाऊंगी और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी करवाते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। नाग पंचमी पर, है ना, कहाँ पर मेला लगता है, तो एक ही जगह है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर नाग पंचमी पर मेला लगता है, वो है दलहा पहाड़ जो कि अकलतरा के जांजगीर चांपा में स्थित है, जिसे हम लोग सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी कहते हैं, जिसे दलदला पहाड़, दलदली या दलहा पहाड़ हम कहते हैं। और मेन ये याद रखना है आप लोगों को, सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भगवती महासती का सिंदूर गिरा था, ठीक है। भगवती महासती का सिंदूर गिरने के कारण हम दलहा पहाड़ को सिंदूरगिरी या सिंघुलगिरी के नाम से जानते हैं। दलहा पहाड़ की हाइट कितनी होगी, दलहा पहाड़ की हाइट होगी 760 मीटर। और यहाँ पर कौन कौन से भगवान के मंदिर हैं, तो नागेश्वर शिव मंदिर दलहा पहाड़ में स्थित है, प्लस भगवती विश्वेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। विश्वेश्वरी देवी को हिंगलाज माई भी कहा जाता है। यह सिंदूर शक्ति पीठ है। एक चीज़ मैंने ही बताई थी, यहाँ पर भगवती विश्वेश्वरी देवी को हिंगलाजन मैया या हिंगलाज के नाम से या हिंगलाज माई के नाम से ये जानी जाती है। और इसी दलहा पहाड़ पर नाग पंचमी के दिन लोग जाते हैं। बोला जाता है कि इस दिन सांप को यहाँ पे दूध पिलाया जाता है और काफ़ी संख्या में जो दर्शनार्थी रहते हैं, ठीक है, उन लोग दलहा पहाड़ में जाते हैं और यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं इसकी पहाड़ी पर। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई लगभग कितने मीटर होती है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 760 मीटर होती है, ठीक है। और मैं आप लोगों को जरूरी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि इसके बाद जो हमारे पर्व एवं त्यौहार बचे होंगे, ठीक है, इसके बाद हमारे और भी पर्व एवं त्यौहार बचे हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। पर्व एवं त्यौहार जो बचे हुए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। भाई जो बचा हुआ आपका पर्व एवं त्यौहार है उसको हम लोग कब देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद ये आप लोगों का पर्व और त्यौहार कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे व्यंजन, ठीक है। अगर कल ही ये कंप्लीट हो जाता है आपका पर्व एवं त्यौहार तो हम लोग तुरंत क्या देख लेंगे, व्यंजन देखेंगे, ठीक है। व्यंजन के बाद हम लोग देख लेंगे लोक नाट्य, समझ पा रहे हो। लोक नाट्य के बाद हम लोग देखेंगे लोक गाथा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। लोक गाथा के बाद हम लोग देखेंगे साहित्य रचना एवं रचनाकार के नाम देखेंगे जी।
उसके अलावा हम लोगों को और भी पढ़ना है, ठीक है। लोक गाथा हमने पढ़ लिया, लोक नाट्य पढ़ लिया, हम नृत्य को देखेंगे कौन कौन से नृत्य हैं। उसके बाद हम कलाकार देखेंगे कौन कौन से कलाकार हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मंच हैं, ठीक है, उनका नाम हम देखेंगे, कलाकार का नाम देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पद्मश्री प्राप्तकर्ता, पद्मश्री प्राप्तकर्ता लोगों के नाम हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे प्रमुख संत महात्मा कौन कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो प्रमुख व्यक्तित्व का नाम भी हम देखेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व का नाम भी हम इस आर्ट एवं कल्चर वाले उसमें देखेंगे, ठीक है। फिर ये पूरा हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे जनजाति नृत्य को, जनजाति नृत्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जनजाति नृत्य को देखेंगे, जनजाति वाद्य यंत्र को देखेंगे, जनजाति वाद्य यंत्र को देखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम आर्ट एंड कल्चर वाले भाग में सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आज थोड़ा सा कम ही पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो कल हम लोग पूरा जो हमारा पर्व एवं त्यौहार है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितना भी मैंने आज पर्व एवं त्यौहारों का नाम पढ़ाया है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ के आएंगे। कल हम लोग इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरा कल कंप्लीट ही हम इसको कर लेंगे। तो सभी बच्चों को थैंक यू।